सर ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चलो वेरी गुड। देखो अब मैं बता देता हूँ। देखो ग्रेविटेशन, जब भी आप वर्ड सुनते हो ना तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आप जो खड़े हुए हो, अर्थ पर खड़े हुए हो ना, वो ग्रेविटी की वजह से खड़े हो। ये तो इसकी होगी एप्लीकेशन, मतलब इसका यूज क्या है कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप खड़े हुए हो। कोई चीज जो है अगर मैं ऊपर की तरफ उछालू तो वो नीचे को गिरती है ना। जैसे न्यूटन ने बोला था कि भाई वो जैसे एक पार्क के नीचे बैठे थे, तो पार्क के नीचे बैठे थे तो एप्पल गिरा वहां से पेड़ से, तो वो नीचे गिरा, तो उन्होंने कहा ये नीचे को ही क्यों गिरा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो ऐसी कोई फोर्स होती है जो नीचे की तरफ खींचती है, मतलब अपनी तरफ खींचती है, यानी अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या अर्थ में ही ग्रेविटेशनल फोर्स है? अर्थ ही अपनी तरफ खींचती है सारी चीजों को, जैसे मुझे, मोबाइल स्टैंड को, मेरे मोबाइल को, आपके घर को, आपकी साइकिल को, आपकी मोटरसाइकिल को, आपकी कार को, ठीक है, सबको सिर्फ अर्थ ही खींचती है या और कुछ भी होता है? और चीजों के नो बीच में ग्रेविटेशन होता है? जैसे मान लो मैंने ये दो ऑब्जेक्ट ली, इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? शुभम कह रहा है हाँ, और कृति कह रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में हमेशा लगेगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में मास होना चाहिए। दो मासेस के बीच में हमेशा लगेगी, ठीक है। कम लगेगी, ज्यादा लगेगी, वो डिपेंड करता है मास पे। किस पे? मास पे। और किस पे? उनके बीच में डिस्टेंस के, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस पे। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, m2 m1। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी m1 पे और m2 पे, यानी दोनों के मासेस पे डिपेंड करेगी। और डिपेंड करेगी किस पे? इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो d डिस्टेंस है, तो इनके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। लेकिन कैसे डिपेंड करेगी? 1/d²। इसका मतलब इनका जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये मासेस का जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी फोर्स कम होती जाएगी। और रिलेशन क्या है? d² का। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to masses of object, ठीक है। और force of attraction is inversely proportional to square of distance between them। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं बेटा, इनको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? m1 m2 अपॉन में d², ये आएगा। क्लियर? अगर ये आ गया तो मैं यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं g, ठीक है, m1 m2 अपॉन में d², ठीक है। तो g क्या है बेटा? g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू बेटा 6.7 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू है। अभी मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखवाई, यूनिट में अभी आपको निकलवा के दिखाता हूँ कैसे निकलेगी इसकी यूनिट में। अभी ये आ गया बेटा आपके पास। और फोर्स की आपको पता है क्या होती है? न्यूटन होती है ऐसा यूनिट। फोर्स की मैंने ले ली न्यूटन। d², ये क्या है? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस किसमें होगा? मीटर में होगा, तो मीटर का स्क्वायर। और मास किसमें होगा? केजी में होगा, है ना भाई। तो केजी इक्वल टू जी। अब देखो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का -2। ये आती बात समझ में? -2, है ना भाई। तो ये क्या हो गई? ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है। ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ जी। और जी क्या है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? अब मैं इसकी यूनिट लिख लूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। क्लियर है? अब आपने यूनिट निकालना भी सीख लिया और यूनिट क्या करना सीख लिया, उसको लिखना भी सीख लिया। क्लियर है? 6.7 इंटू 10⁻11। क्लियर है? चलो अब ये नोट डाउन करो फटाफट से, फिर मैं अगला पोर्शन समझाऊं।